वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही अजीम साइंसदान की कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खुद नौशा दास्तान नज़म इनकी वफ़ात के बाद शाया हुई। किताब कलम फाउंडेशन इंटरनेशनल ने शाया की। मैं इस बात को भी आज़ाद समझता हूँ कि कलम फाउंडेशन के चेयरमैन अल्लामा अब्दुल सत्तार आसिम साहब के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है कि डॉक्टर साहब की सानहा हयात अल्लामा साहब ने शाया की। और ये ऐसी किताब है कि हर पाकिस्तानी को पढ़नी चाहिए और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को तो लाजमन पढ़नी चाहिए ताकि इन्हें इल्म हो कि डॉक्टर साहब ने किन मुश्किलात हालात का सामना करते हुए पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। डॉक्टर साहब की किताब से शुरू होती है जब डॉक्टर साहब पाकिस्तान आए हुए थे और जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुलाकात की और कहा कि डॉक्टर साहब आप देखेंगे कि मनीर अहमद खान और इन के साथियों ने एटमी प्रोग्राम पर एक साल में कितनी पेशरफत की है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने जब देखा तो सख्त धचका लगा कि एक नासमझ इंजीनियर की सरबराही में 8-10 जूनियर लोग एक खंडर में एटम बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने सब कुछ देखा और जाकर भुट्टो साहब को हकीकत बता दी। वो बहुत फिक्रमंद हुए और मुझसे पूछा कि आपका क्या प्रोग्राम के। मैंने जवाब दिया कि मैं कुछ हफ्तों तक वापस आइलैंड जा रहा हूँ। भट्टो साहब ने कहा। फ़ौरन डॉक्टर साहब को कहा कि आप ना जाएं, ये काम आपके बगैर ना हो सका। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने भुट्टो साहब को कहा कि मेरी आइलैंड में आला नौकरी है, बच्चियाँ वहाँ तालीम हासिल कर रही हैं। भुट्टो साहब को पाकिस्तान की फ़िक्र थी, वो ज़िद करते रहे। मैंने इन्हें कहा कि मैं बेगम से मशवरा करके बताऊँगा। यहाँ से पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का सफ़र शुरू हुआ। दरमियान में बहुत मसाइल आए, फिर गैर मुल्की दबाव, लेकिन डॉक्टर साहब लगे रहे और इस वक्त की हुकूमत और फ़ौज ने डॉक्टर साहब को मुकम्मल अख्तियारात दिए और ये काम चलता रहा। इसमें बहुत सी दिलचस्प और हैरत अंगेज़ वाक़यात भी पेश आए, जैसे कि मार्शल लॉ लगने के बाद एक दिन अचानक जनरल ज़ियाउल हक ने कोयटा जाने का फ़ैसला किया। हम जीप में बैठे और कोयटा की तरफ रुझाने लगे। सदर साहब ने किसी को नहीं बताया था, इसलिए साथ कोई हिफाजती जीप ना थी। सुहाला से सड़क बहुत ख़राब थी, इसमें कई गड्ढे और दुश्वार मोड़ थे। मैंने जनरल साहब से कहा कि इस सड़क से हमारे साइंसदानों और इंजीनियरों की जानों को खतरा है। यह सुनकर ज़ियाउल हक साहब ने फ़ौरन जनरल जामन नकवी से कहा कि यह सड़क फ़ौरन बेहतरीन हालत में बना दी और चौड़ा कर दें। जनरल ज़ियाउल हक ने प्लांट देखा तो बेहद खुश हुए और कहा कि यह तो अमेरिकी प्लांट लगता है। वहाँ सब चीज़ें गौर से देखते रहे। इसी असना में असर की नमाज का वक़्त हो गया तो जनरल ज़ियाउल हक ने एक दाढ़ी वाले डॉक्टर आसिम फसी का हाथ पकड़ा और कहा कि अमामत करवाएं, और इसी तरह हम सब ने वहाँ नमाज अदा की। इसके बाद हम वहाँ से आर्मी हाउस पहुँच गए। सड़क का काम फ़ौरन शुरू हो गया और बहुत आला सड़क तैयार हो गई और हमारे सफ़र का वक़्त काफ़ी हद तक कम हो गया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ज़ियाउल हक ने एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करवाने के लिए अमेरिका से टुकर ली गई। अमेरिका के मखबर चंद साइंसदान भी इस प्रोग्राम का हिस्सा था, जिन्हें बाद में वहाँ से हटा दिया था। वो यहाँ की खबरें अमेरिका को देते थे। कोयटा में कर्नल अब्दुल रहमान ने बहुत से मखबर छोड़ दिए कि कोई यहाँ की खबर बाहर ना पहुँचा सके। एक दिन एक सिपाही एक पत्थरनुमा चीज़ लेकर आया। इसे खोलकर देखा गया था। इसमें पेचीदे आलात थे, एक खुश्क बैटरी और ट्रांसमीटर लगा हुआ था जो यहाँ की खबरें बाहर मुंतकिल करता था। डॉक्टर साहब कहते हैं हमने वो नकारा बना दिया। जनरल ज़ियाउल हक को खबर दे दी। इस वाक़े के कुछ दिन बाद अमेरिका सफ़ीर जनरल ज़ियाउल हक से मिलने आया तो एटमी मामलात पर बात की। जनरल ज़ियाउल हक ने हस्ब आदात नरम गोई और इंकसारी से जवाब दिया कि हम कोई एटम बम नहीं बना रहे। इस पर अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि हमारे इंटेलिजेंस बहुत अच्छी है, आप नाश्ता किया करते हैं, हमें वो भी इल्म हो जाता है कि हमें हर चीज़ की इतला मिलती रहती है। इस पर जनरल ज़ियाउल हक ने कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, एक्सीलेंसी, अगर आप पत्थर की मदद से मालूमात हासिल करते हैं तो वो मेरे जवानों ने उठा लिया है और खोल कर सारी मालूमात हासिल करके नकारा बना दिया है। अब आपको कुछ नहीं मिलेगा। यह सुनकर सफ़ीर का रंग फुक हो गया और उठकर चला गया। इसी तरह बीबीसी ने एक सहाफ़ी मार्क टिली को पाकिस्तान इस काम के लिए भेजा कि वो मालूमात इकट्ठी कर सके। मार्क टिली रोज़ मोटरसाइकिल पर
میرے گھر کے چکر لگاتا تھا۔ میں نے ایک دن کرنل عبد الرحمان کو بتایا، انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا اور اسے میرے گھر کے باہر دبوچ لیا اور ایسی پٹائی کی ساری زندگی یاد رکھے گا، اسے پولیس کے حوالے کر دیا اور پھر ملک بدر کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان آنے سے پہلے مجھے نائجیریا کی ایک ریاست میں سائنس لیکچر کی آفر ہوئی، تنخواہ اچھی تھی، گھر مفت اور ہر سال گھر جانے کی چھٹی فوراً، کار خریدنے کا ایڈوانس، ہر طرح کی سہولیات تھی۔ انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی بھیج دیا، میں نے جانے کا فیصلہ بھی کر لیا، لیکن اپنے ایک غیر ملکی طلبہ کے محکمہ کے انچارج پروفیسر ایچ اسٹارک سے ملنے اور مشورہ کرنے کا سوچا۔ میں ان سے ملا، انہوں نے میری پوری روایت سنی اور مجھے کہا کہ خان تم ایک ٹیچر بنتے جا رہے ہو، پوری زندگی ٹیچر رہ کر مر جاؤ گے اور اپنی زندگی کا مقصد حاصل نہ کر سکو گے اور زندگی بھر خود کو معاف نہیں کرو گے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے۔ میں نے نائجیریا جانے کا فیصلہ بدل دیا اور برلن یونیورسٹی چلا گیا اور پھر پاکستان آ گیا اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا۔ بے شک یہ ڈاکٹر صاحب کا اہم پر احسان ہے کہ ہم ایک ایٹمی طاقت ہیں، دنیا کی پہلی اسلامی اور 7ویں ایٹمی طاقت۔ یہ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کی محنت اور پاکستان سے لازوال عشق کی داستان ہے۔ آج ڈاکٹر صاحب ہم میں موجود نہیں ہے، لیکن ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کا پوری قوم پر احسان ہے، ہم ان کے احسان کا بدلہ تا قیامت نہیں اتار سکتے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ عبد القدیر خان صاحب شکریہ۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔